अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 15 है ग्रेविटेशन, उसका जो टॉपिक है सैटेलाइट एंड ऑर्बिट्स और इसका सब टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक सैटेलाइट है, हमें ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट होता क्या है। ठीक है, सैटेलाइट हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट रिवॉल्व अराउंड अ लार्जर बॉडीज सच एज प्लैनेट्स और स्टार्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सैटेलाइट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है और वो किसी लार्जर बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, ये जैसे देख ले हमारे पास ये अर्थ है और ये हमारे पास जो मून इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है वो हमारे पास क्या है, ये मून सैटेलाइट है। ठीक है, मून हमारे पास स्मॉलर ऑब्जेक्ट है जबकि अर्थ हमारे पास क्या है, एक लार्जर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या हो गया, एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है जो किसी लार्जर बॉडी के अराउंड मूव कर रहा होता है। ठीक है, और किसकी वजह से मूव कर रहा होता है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से ये सैटेलाइट्स जो हैं वो ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और दूसरे हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो अब हम देखते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं। Natural satellites is a natural body that revolve around another larger natural object is called the natural satellite. फॉर एग्जाम्पल मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। अच्छा, नेचुरल सैटेलाइट की जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास ये जो गैलेक्सी सिस्टम है, इसमें हमारे पास जो सन है, ठीक है, सन के अराउंड हमारे पास प्लैनेट्स जो हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, सैटेलाइट है। ठीक है, और हर प्लैनेट का अपना अलग सैटेलाइट होता है। जैसे कि अर्थ है तो अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, तो मून हमारे पास क्या है, वो अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, नेचुरल सिस्टम है, तो ये सारे हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं ये नेचुरल सैटेलाइट्स में आते हैं और ये नेचुरली बिहेव कर रहे होते हैं सारे। उसके बाद हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि ह्यूमन मेड होती हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास स्पेस पे भेजे जाते हैं कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कम्युनिकेशन पर्पस हो गया, वेदर सैटेलाइट्स हो गई कि अगर हमें वेदर के बारे में पता करना है तो हम ये खुद से बनाया हुआ, इंसान का बनाया हुआ सैटेलाइट जो कि स्पेस में भेजा जाता है ताकि वो रिवॉल्व कर सके और ऊपर में वहाँ पे स्पेस में क्या क्या हो रहा है वो सब यहाँ पर उसके सिग्नल जो है वो रिसीव कर सके। ठीक है, और जो फर्स्ट सैटेलाइट है वो लॉन्च हुआ था 1957 में, उसका नाम था स्पुतनिक 1। और ये जो हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इनमें किसी भी किस्म की कोई इंजन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब आ जाए हमारे पास कुछ टाइप्स हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की जो कि हमारे पास हम स्पेस में भेजते हैं। नंबर 1 है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अच्छा, ये आप लोग देख के बोल रहे होंगे कि इतना ज़्यादा हमें याद करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप इसको अपने ईजी वर्डिंग्स में खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है दैट इज़ द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो किस लिए यूज़ हो रहा होता है, टेलीफोन्स के लिए यूज़ हो रहा होता है, टेलीविजन्स के ज़रिए ये हमारे पास क्या करता है कि सिग्नल्स को रिसीव करता है और फिर ये हम तक पहुंचा रहा होता है। ठीक है, रेडियो सिग्नल्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे सिग्नल्स को रिसीव करके ये हमारे तक पहुंचाता है। दे आर यूजुअली प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये कहाँ पे प्लेस करते हैं, ये ज़्यादातर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। सो दे फिक्स्ड ओवर वन पॉइंट ऑफ अर्थ। ये एक ही पॉइंट पे एक ही पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या मतलब है कि जिसमें ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ की स्पीड से ही रिवॉल्व करेंगे, मतलब जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है उसी स्पीड से ये सैटेलाइट्स भी मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास
वेदर सैटेलाइट्स भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये किस लिए यूज़ होता है, ये अर्थ का वेदर बताने के लिए या क्लाइमेट बताने के लिए यूज़ किया जाता है और दे हेल्प इन फोरकास्टिंग वेदर स्टॉर्म। और ये जो तूफ़ान आता है या आंधी आती है या बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, ये हम लोग वेदर सैटेलाइट के थ्रू हम तक न्यूज़ में पता चलता है कि कैसा वेदर होगा, गर्मी होगी या सर्दी होगी या जो भी क्लाउड्स का पैटर्न होता है वो सब हम इस सैटेलाइट के थ्रू ऑब्जर्व कर लेते हैं। अच्छा, थर्ड है हमारे पास नेविगेशन सैटेलाइट। ये जो नेविगेशन सैटेलाइट है, ये हमारे पास नेविगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रेसिंग करना, किसी भी चीज़ को लोकेट करना, किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो नेविगेशन सैटेलाइट हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं और ये किस लिए सेंड किए जाते हैं स्पेस में, ताकि वो किसी भी चीज़ की पोजीशन को, टाइमिंग्स को या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक जीपीएस सिस्टम यूज़ होता है। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, 24 सैटेलाइट्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है कि ये व्हीकल्स की या शिप्स वगैरह की जो लोकेशन होती है उनको फाइंड आउट करने के लिए हम इन सैटेलाइट्स को सेंड करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स भी हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं और ये जो फोर्सेस हैं वो यूज़ कर रही होती हैं कम्युनिकेशन के लिए और मिसाइल को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर रही होती हैं। ठीक है, और ये जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, इनकी जो कैमरास की रेजोल्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ताकि वहाँ से जो इमेजिनेशन या पिक्चर्स वगैरह जो भी हमने उसकी कैप्चर करनी है तो वो ईजीली हम तक क्लियरली पहुँच सकें। लास्ट है हमारे पास साइंटिफिक सैटेलाइट्स। ठीक है, अच्छा ये 5 पार्ट है, बाय मिस्टेक 6 हो गया। साइंटिफिक सैटेलाइट्स में हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं और ये रिसर्च के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमें प्लैनेट्स की, स्टार्स की या अर्थ एटमॉस्फेयर की रिसर्च करनी है, उनके बारे में कोई भी हमें साइंटिफिक नॉलेज लेनी है तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, इस तरह की आपने हेडिंग देनी है। अच्छा, ये पूरा सब जितना भी मैंने कुछ लिखा है ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, बस आप लोग उसमें छोटी छोटी हेडिंग्स दे के इस तरह से पॉइंट बना लेंगे तो आप लोगों के लिए याद करना इजी हो जाएगा। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च कर रहे होते हैं ना, ये हमारे पास बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब इतना ज़्यादा आसान नहीं होता कि हम इसको सैटेलाइट्स को खुद से ही लॉन्च कर दें। तो इसके लिए एक प्रॉपर हमारे पास हमने स्पीड को सेट करना होता है। सैटेलाइट इज पुट इनटू ऑर्बिट बाय मूविंग इट टू अ हाई एल्टीट्यूड एंड देन एक्सेलरेटेड टू अ सफिशिएंटली हाई स्पीड। ठीक है, पहले हमने क्या करना होता है, उसके लिए सेट करना, उसको मूव करवाना पड़ता है हाई एल्टीट्यूड से, मतलब उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी स्पीड भी बहुत हाई होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए, जैसे कि रॉकेट्स हो गए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है किसी भी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अगर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे, हम लोग इसकी सेट करेंगे स्लो पे, तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ पे ही वापस आके गिर जाएगा। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो ये क्या होगा, सैटेलाइट जो है वो अर्थ की ग्रेविटी से ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर स्पीड हमें क्या करना है, उसकी एडजस्ट करनी पड़ेगी। जब हम उसके स्पीड को एडजस्टेड करेंगे तभी वो क्या करेगा, वो सर्कुलर ऑर्बिट में हमेशा से मूव करता रहेगा। ठीक है जी, और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही रहने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अर्थ की जो वो हमारे पास फील्ड होती है उसके दरमियान में ही, फील्ड में ही रहेंगे तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होगी और इसी तरह ये ऑर्बिट में मूव करेंगे। अदरवाइज फिर ये अगर स्पीड हाई हो गई तो ये हमारे पास से बाहर चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो इसका सब टॉपिक है दैट इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, हमने जो है वो सैटेलाइट को डिस्कस कर लिया, इसकी सारी टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हमने क्या करना है, एक ऐसे रिलेशन को ड्राइव करना है जिसमें हमारे पास इस जो सैटेलाइट मूव कर रहा है इसकी स्पीड पता चल सके। ठीक है, अब हमने लेट्स सपोज हमारे पास एक अर्थ है, ये हमारे पास एक अर्थ है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये एक सैटेलाइट घूम रहा है जिसका मास हमारे पास क्या है, m है। ठीक है, यहाँ से लेके जो इसका रेडियस है वो हमारे पास r है और मास से लेके यहाँ तक का रेडियस हमारे पास, जो अर्थ का रेडियस है यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल R है। और ये वेलोसिटी जो है वो v0 है। ये सारा कुछ आपकी बुक से ही लिखा है। ओके, व्हाट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास एक
हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है, ठीक है, जिससे जो सैटेलाइट है वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है, स्टेबल पोजीशन पे वो रिवॉल्व करता रहता है और वो गिरता नहीं है। तो वो स्पीड को उसको मेंटेन रखना होता है ताकि वो इस ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमता रहे। तो वो स्पीड हमारे पास क्या होती है, ऑर्बिटल स्पीड, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास हम देख लेते हैं, हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। ये हमारे पास m जो है, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक कोई सैटेलाइट है और एक हमारे पास ये मास है, ठीक है। तो इसका हम लिख लेंगे, ये हमारे पास लेट्स कंसिडर द सैटेलाइट ऑफ मास। जो सैटेलाइट का मास है वो हमारे पास ms है, मैंने लिख दिया ms, मतलब सैटेलाइट मास ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद वेलोसिटी v0। v0 के वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है। एंड द अर्थ ऑफ मास me, जो अर्थ का मास है वो मास me है। लेट r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सैटेलाइट। r क्या है, डिस्टेंस जो है सेंटर से, सैटेलाइट के सेंटर से लेकर अर्थ तक के सेंटर तक का डिस्टेंस है। The centripetal force is provided by the gravitational force, so according to Newton's law। अच्छा, अब किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए ना हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई भी बॉडी मूव करेगी किसी भी सर्कुलर पाथ में तो हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए होगी। और यहाँ पर अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारे पास इसको हेल्प आउट कर रही है कि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अब हमने यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको हमने पीछे लॉ न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसमें हमारे पास g m1 m2 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने m1, हमारे पास जो मास 1 है वो मास ऑफ अर्थ है और दूसरा मास ऑफ सैटेलाइट है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम कह देंगे F इज इक्वल्स टू ma होता है। एसेलरेशन को हम कह देंगे कि सेंट्रीपिटल एसेलरेशन है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल m की जगह m आ जाएगा। एसेलरेशन, सेंट्रीपिटल एसेलरेशन की जगह फॉर्मूला होता है वो v0 स्क्वायर अपॉन r होता है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर देना है। जब हम दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे दोनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दी हैं। r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ms से ms भी कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से v0 बच जाएगा और यहाँ पे g अपॉन r बच जाएगा। हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा। अब हमने स्टेटमेंट में क्या लिखना है कि जो साइज़ है सैटेलाइट का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो हमने यहाँ पे r की जगह पे हम क्या ले लेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट, ठीक है। इन दोनों को सम अप ले लेंगे तो वो r की जगह पे लिख देंगे कि स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। क्यों हम ये करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो हमारे पास बहुत स्मॉल साइज में है। तो अब हम लिख देंगे, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा g अपॉन re प्लस h। ये जो हमारे पास v आई है, ये स्पीड आई है हमारे पास उस सैटेलाइट की, और इस स्पीड से ये सैटेलाइट जो है वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक। ये था हमारा सब टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी का। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।